और इसके कुछ टाइम बाद ही एक ऐसी चीज की गई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। इनकी बेटी प्रिंसेस लतीफा दुबई से भाग के ओमान के जरिए गोवा पहुंच गई और उनको इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ भी लिया। और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज्म के अंदर एक चीज और जोड़ी। हाँ, एक तरीका है जिसमें बाहर के लोगों को भी दुबई की सिटीजनशिप मिलती है। एक एमिराटी सिटीजन पैदा होते ही बिना कुछ करे मिलेनियर बन जाता है। साथ में ऐसा कोई भी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर नहीं था जहां पे वो इन सब चीजों की कंप्लेन कर सके। हाया बिन्त हुसैन जो दुबई के रूलर की वाइफ हैं, वो अपने 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड भाग गई। आज जहां पे दुबई है वो तब मछुआरों का एक गांव कहलाता था। सब फ्लाइट पाकिस्तान से होके जाती थी और इसी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काफी बड़ी बन गई थी। आज की डेट में एक ऐसी जगह बन गई है जिस जगह पे पानी की इतनी किल्लत थी, वहां पे आज की डेट में पर ईयर 128 बिलियन इंपीरियल गैलन पानी बड़े आराम से। ये कहा जाता है कि सॉइल यानी रेत के ऊपर, आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों के शहर दुबई की बात कर रहा हूं। अब आपको लग रहा होगा कि इनके पास ऑयल होगा, उसके भंडार होंगे, इसलिए ये सब मुमकिन कर पा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। इनकी जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ही ऑयल से आता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये हुआ कैसे और ऐसी क्या दिक्कत आ रही है बाकी देशों को जो वो नहीं कर पा रही और ये कर ले रहे हैं। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि ये दुबई है किस। इंडिया से वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक्चुअली 7 अलग अलग किंगडम के राजाओं ने मिलकर डिसाइड किया कि ये लोग मिलकर एक कंट्री बनाएंगे जिसका नाम पड़ा यूएई। ये हैं वो 7 किंगडम। और देखिए, इसमें कई बार सिटीज और किंगडम के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि किंगडम और सिटीज के जो नाम है वो सेम पड़े हैं। जैसे जो दुबई किंगडम है उसको एमिरेट्स ऑफ दुबई कहते हैं और इस एमिरेट्स ऑफ दुबई के अंदर एक सिटी है, सिटी ऑफ दुबई। सेम ऐसे ही एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी में सिटी है अबू धाबी। जैसे हर कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही यूएई के भी होते हैं। लेकिन कौन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये डिसाइड एक अलग तरीके से होता है। ये जो 7 किंगडम है, इन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया कि जो भी अबू धाबी का राजा होगा वो हमेशा प्रेसिडेंट होगा और जो दुबई का राजा होगा वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसलिए यूएई में आप देखोगे कि जो पावर है वो अबू धाबी और दुबई में कंसंट्रेटेड रहती है। और यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से यूएई एक ऐसी कंट्री है जहां पे एक ही कंट्री में एक तरफ आप ऐसी पिक्चर देखते हो और दूसरी तरफ सेम कंट्री में आप इस तरीके की पिक्चर देखते हो। देखिए, दुबई आज जो भी है उसके पीछे रीजन क्या रहे हैं उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ईयर 1820 की बात करें तो आज जो यूएई है उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ भी नहीं था इस एरिया में। अलग अलग किंग यानी कि शेख अपने अपने एरिया को रूल करते थे और इस एरिया को शेखडम कहा जाता था। आज जहां पे दुबई है वो तब मछुआरों का एक गांव कहलाता था जो अबू धाबी की सल्तनत में आता था। 1833 में शेख मखदूम बिन ने इसे अबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था और इन्हीं को दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। अभी भी जो दुबई के रूलर है वो इसी खानदान से है। अब इसके कुछ टाइम बाद 1853 में ब्रिटिशर्स जो पूरे वर्ल्ड पे अपना राज कर रहे थे वो लंदन से बॉम्बे जाने के लिए ये एरिया यूज करते थे। लेकिन परेशानी ये थी कि इस जगह से निकलते हुए अंग्रेजों के साथ लूट होती थी। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने इन शेखडम, ये जो एरिया था दुबई और अबू धाबी वाला, इनसे बात की और एक ट्रूस एग्रीमेंट साइन किया जिसमें इन्होंने इनकी सिक्योरिटी की बात की ताकि आगे चल के इनको दिक्कत ना हो। उसके बाद से इस एरिया का नाम शेखडम से चेंज होके ट्रूशियल स्टेट हो गया और दुबई भी ट्रूस स्टेट में गिना जाने लगा। आगे चल के जब इस एरिया में रशिया और फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट होने लगा तो इन ट्रूशियल स्टेट्स को ब्रिटिशर्स की आर्मी ने सिक्योरिटी दी और इन स्टेट्स का पूरा फॉरेन अफेयर ब्रिटिशर्स ही देखने लगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं किया क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए ट्रूशियल स्टेट्स बस एक क्रॉसिंग पॉइंट था और ऊपर से हर तरफ रेगिस्तान था, तो उनको यहाँ ज्यादा फायदा नहीं था। अब देखिए, इस टाइम पे दुबई का जो एरिया था वो फिशिंग से बढ़ के पर्ल बिजनेस के लिए फेमस हुआ। लेकिन दुबई अभी भी एक गांव ही कहलाता था। दुबई की असली किस्मत चेंज हुई 1958 में जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बने और इन्होंने दुबई को एक गांव से एक चमकता शहर बना दिया। 1959 में ये यूरोप गए और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से ये बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और उन्होंने वहां से आते ही ये डिसाइड किया कि वो दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाएंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस होगा। दुबई पर्शियन गल्फ में है जो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और कतर के बीच में है। साथ में ये रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता है। तो दुबई की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो बहुत ही अच्छी थी और इसी चीज को ध्यान में रख के शेख राशिद ने, जो इनके पास नेचुरल दुबई क्रीक यानी कि खाड़ी थी जिसमें छोटी छोटी नाव तो आती थी लेकिन बड़े शिप्स नहीं आ पाते थे,
शेख राशिद ने इसको और गहरा करवाया और चौड़ा करवाया ताकि बड़े शिप्स भी आ सके, सिर्फ छोटी नाव तक ये सीमित ना रहे। इसके लिए इन्होंने जो भी पैसा था सब इसमें ही लगा दिया और लोन भी लिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था और इसको लेके शेख राशिद को बहुत ज्यादा सुनना भी पड़ा था कि ये क्या कर रहे हैं। किसी को लेके इनकी दूर दूर तक मजाक भी उड़ी क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए पैसे बहुत ज्यादा लग रहे थे, जिसकी दिक्कत पड़ रही थी इनको। अब होता यह है कि 1966 में दुबई में ऑयल निकलता है, लेकिन काफी कम निकलता है एज कम्पेयर टू जो इनकी नेबरिंग कंट्री थी उसके कंपैरेटिवली कम निकलता है। लेकिन शेख राशिद का मानना था कि ऑयल मिल तो गया है पर वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने इस मिले हुए ऑयल का पैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही लगाया। और उन्होंने उस टाइम पे एक लाइन भी कही थी जो आज तक बहुत फेमस है। उन्होंने कहा कि मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे और मेरे पिता भी ऊंट की सवारी करते। मैं मर्सिडीज चलाता हूं, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन हालात ऐसे होंगे कि उसके आने वाला बेटा दोबारा से ऊंट चलाएगा। इसलिए वो दुबई को एक ऐसी सिटी बनाना चाहते थे जिसकी डिपेंडेंसी ऑयल पे ना हो। जब शेख राशिद दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रहे थे तो पैरेलली भी उस रीजन में बहुत सारी चीजें हो रही थी। जैसे दुबई को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिल गई। ब्रिटिशर्स इसलिए चले गए क्योंकि ब्रिटिशर्स को इस एरिया की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए काफी पैसा लगाना पड़ता था। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो 1968 में यहां से चले जाते हैं और दिसंबर 1971 में जितने भी किंगडम थे ये सब एक हो जाते हैं। रस अल खाइमा ये जो किंगडम था ये 1 साल बाद ज्वाइन करता है, तो टोटल 7 किंगडम मिलके एक कंट्री बना लेते हैं। अब दुबई खुद में एक तो किंगडम था लेकिन एज अ कंट्री यूएई रिप्रेजेंट करता था। देखिए जब भी शिप्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो फ्यूल फिलिंग के लिए या फिर लोडिंग अनलोडिंग के लिए पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है और दुबई एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था कि उस पर्टिकुलर एरिया से बहुत सारी शिप्स को आना जाना पड़ता था। शेख राशिद ने इस चीज की इंपॉर्टेंस को उसी पर्टिकुलर टाइम पे समझ लिया और पोर्ट राशिद बनवाया। इस पोर्ट की वजह से वहां शिप्स रुकने लगे और जब कोई शिप रुकता है तो उसके आसपास बहुत बड़े लेवल पे कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है। आप इसको ऐसे समझ लो कि कोई गांव है, उसके पास से एक हाईवे निकल के जाए और गांव वाले पेट्रोल पंप से लेके खाने पीने तक हर चीज उस गांव में अवेलेबल करवा दें, तो उस गांव की कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। सेम यही चीज पोर्ट्स के साथ हुई। पोर्ट राशिद जो था उसको 1972 में बनवाया गया था और इसकी सक्सेस को देख के 1979 में फिर से एक पोर्ट बनवाया गया, पोर्ट जेबल अली। वैसे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे बनवाया गया था लेकिन आज की डेट में भी ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। अब ये सारी चीजें तो दुबई में बनी रही थी, इसके साथ जब ये सारी चीजें बनने लगी तो अब यहां से एमिरेट ऑफ दुबई चमकने लगा। जब बाकी देश तेल के पैसे से बड़े बड़े महल बना रहे थे तो उस टाइम पे शेख राशिद की सोच एकदम अलग थी और इसके कुछ टाइम बाद ही एक ऐसी चीज की गई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ऐसे टाइम पे जब सारे पोर्ट्स रेडी थे दुबई में, शिप्स खूब आ रहे थे, तो पोर्ट पे पैसे और बढ़ाने की बजाय शेख राशिद ने अनाउंसमेंट कर दी कि दुबई का पोर्ट जेबल अली कमर्शियल फ्री जोन है। इसका मतलब यह हुआ कि इस एरिया से जो भी शिप गुजरेगा उसको टैक्स नहीं देना होगा। उस पूरे एरिया को टैक्स फ्री कर दिया गया, जिससे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स सब माफ कर दिए गए। शेख राशिद का ये एक गेम चेंजर मूव था क्योंकि इतना कुछ करने की वजह से ये जो रूट था ये एक बहुत ही फेवरेट रूट बन गया था हर किसी का और दुबई की जीडीपी का लगभग 24% हिस्सा यही जो इनकी सोच उस पर्टिकुलर टाइम पे थी। आज भी कई ऐसे लीडर्स हैं जो ऐसा सोचने और एग्जीक्यूशन करने में बहुत झिझकेंगे। दुबई को डेवलप करने के लिए बाहर से भी हाईली स्किल्ड लोगों को बुलाया गया क्योंकि उनको पता था कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ तभी होती है जब पॉपुलेशन स्किल्ड हो और लोगों में आगे बढ़ने की हंगर हो। टेक्निकल वर्ल्ड में ग्रोथ करने के लिए जरूरी है करंट टेक्नोलॉजी और मार्केट की नॉलेज हो। डिमांड रैपिडली चेंज हो रही है। आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है नेक्स्ट ईयर एकदम अलग चल रही होगी और इस चेंज में खुद को आगे रखने के लिए नई टेक्निकल स्किल्स सीखते रहने का हंगर जरूरी है। सिर्फ ड्रीम्स देखने से कुछ नहीं होगा। स्केलर इंडिया का बेस्ट टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप एनरोल करके टेक करियर में ग्रो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको हाई सैलरी पाने के लिए वही ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट लैडर चढ़नी पड़े। स्केलर पे खुद को आप स्किल करके आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो। ऑलरेडी ये 93% से ज्यादा लोगों को मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक Amazon, एप्पल, फेसबुक में प्लेस कर चुके हैं। इनकी रिगरस ट्रेनिंग, स्केड्यूल्स और हैंड्स ऑन क्लासेस आपको एक स्किल्ड टेकी बनाएंगी। स्केलर हैज एक्सीलेंट इंस्ट्रक्टर्स जिन्होंने टॉप नोच कंपनीज में काम किया है और ऑन एन एवरेज स्केल कोर्सेज करने के बाद एम्प्लॉयज ने ऑन एन एवरेज 126% की हाइक ली है। तो डू चेक आउट स्केलर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। उस टाइम पे एक चीज और हुई थी। उस पर्टिकुलर टाइम पे पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट एक बहुत ही बड़ा और बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था। पाकिस्तान की अच्छी लोकेशन की वजह से अमेरिका से लेके ब्रिटिश एयरवेज सब फ्लाइट पाकिस्तान से होके जाती थी और इसी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काफी बड़ी बन गई थी। इस चीज को शेख राशिद दुबई के फेवर में डाइवर्ट करना चाहते थे क्योंकि दुबई की भी लोकेशन बहुत अच्छी थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत ट्राई किया और मल्टीपल रनवे वगैरह बनवाए। और ये जो रनवे वगैरह बनवाए इससे एक फायदा ये हुआ कि जितनी भी एयरलाइंस थी जैसे सिंगापुर एयरलाइन, एयर इंडिया, मलेशियन एयरलाइन,
एशिया और यूरोप के बीच चलने वाली जो फ्लाइट्स थी, ये एक रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया दुबई वहां का। लेकिन बात वहीं पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि शेख राशिद इस पूरे एयरलाइन बिजनेस को दुबई में डाइवर्ट करना चाहते थे और 1985 में उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की और उसका नाम रखा एयर एमिरेट्स। इसके लिए उन्होंने ज्यादा पैसा देके पाकिस्तान से ही एयरप्लेन्स खरीदने शुरू किए और धीरे धीरे करके पाकिस्तान का पूरा बिजनेस दुबई में डाइवर्ट कर दिया। एयर एमिरेट्स एयरलाइन जो थी वो बाकी एयरलाइंस को काफी पीछे कर देती है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एयर एमिरेट्स को अलग से ग्रो करने के लिए पैसे दिए जाते थे और जो टैक्स था वो एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। वहीं अगर बाकी एयरलाइंस की बात की जाए तो उनकी जो गवर्नमेंट थी, उनकी जो कंट्री की गवर्नमेंट थी, वो उनसे टैक्स भी लेती थी और जो भी खर्चा होता था उनको अपनी जेब से देना होता था। इसलिए एयर एमिरेट्स ने सबको पीछे कर दिया और आगे चल के इसने पूरे दुनिया भर की एयरलाइंस को पीछे किया। देखिए, अगर आप दुबई गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वैसे तो दुबई और ये जो सोच आज हम दुबई के अंदर देखते हैं, इस सोच की शुरुआत भी शेख रशीद ने की थी। जब दुनिया भर से शिप्स जो थे वो दुबई के अंदर आ रहे थे तो उनको पता था कि बाहर से लोग भी आएंगे और वहां के लोगों का दुबई के अंदर कंफर्टेबल फील होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए दुबई के अंदर बाकी नेबरिंग कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ही ओपन रूल्स एंड रेगुलेशन रखे गए हैं और वो जो थिंकिंग है वो आज भी उनके बेटे ने आगे बढ़ाई। यहां से शेख राशिद ने सोचा कि ये जो लोग आ रहे हैं इनको और फैसिलिटी दे दी जाए ताकि ये दुबई के अंदर और रुके, और यहीं से दुबई को टूरिस्ट प्लेस बनाने की मुहिम चालू हुई। जो चीज एक पोर्ट बनने से शुरू हुई थी, दुबई में उस टाइम पर बहुत सारे लग्जूरियस होटल बनाए गए और इसके साथ ही दुबई का होटल सेक्टर बहुत ही तेजी से बूम करने लगा। अभी तक तो दुबई उन लोगों से कमा रहा था जो शिप के थ्रू आ रहे थे, लेकिन 1990 में शेख राशिद ने ट्राई किया कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग टूरिज्म के लिए आए ताकि दुबई और प्रोग्रेस करे। लेकिन होटल वगैरह हर फैसिलिटी होने के बाद भी दुबई में बाहर से लोग आ नहीं रहे थे और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज्म के अंदर एक चीज और जोड़ी, वो था ग्लैमर। जो भी चीजें दुनिया के अंदर फेमस थी या फिर पॉपुलर थी उनको और बड़े स्केल पे करके दुबई के अंदर लाया गया। 1999 में दुबई में ये उस वक्त का दुनिया का सबसे टॉलेस्ट होटल था जिसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनाया गया था। लेकिन इससे पहले कि ये होटल सही से चलता, इसी पर्टिकुलर ईयर में शेख राशिद की डेथ हो जाती है और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद किंग बनते हैं। शेख मोहम्मद भी अपने फादर की तरह थे, उन्होंने अपने फादर के सपने को और तेजी से आगे बढ़ाया और जो बुर्ज अल अरब होटल था उसकी ओपनिंग 1 दिसंबर 1999 को कराई गई। मोहम्मद डैनियल बर्नहैम से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर थे। डैनियल एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, इन्होंने मॉडर्न शिकागो को डिजाइन किया था। इनका मानना था कि अगर किसी भी सिटी को दुनिया के अंदर धाक जमानी है तो मीडियोकर प्रोजेक्ट से उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इससे उस सिटी को ना तो कोई पूछेगा, ना कोई उस पर ध्यान देगा और ना ही उसकी ग्रोथ होगी। इसलिए एक सिटी को अपने आप को अगर आगे रखना है तो बड़े जाइंट प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़। रेत में जहां एक कमरा बनाना बहुत मुश्किल होता है, वहां दुनिया भर के आर्किटेक्ट को बुला के जब ये सारी चीजें बन रही थी तो पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसके लिए ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया, इन्होंने समुद्र के पानी को भी पीने लायक बना दिया और जो पानी की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। जो पोर्ट्स थे उनको तो इन्होंने टैक्स फ्री किया ही था, उसके साथ साथ इन्होंने पूरी कंट्री को भी टैक्स फ्री कर दिया। दुबई में बिजनेसमैन और इंडिविजुअल्स को इनकम टैक्स नहीं देना होता। आम जनता और बिजनेसमैन से टैक्स लेने की बजाय इन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म और ट्रेड का फंड यूज किया, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो रिच लोग थे उन्होंने अपने हेडक्वार्टर से लेके बिजनेसेस सब दुबई में शिफ्ट कर लिए। अब देखिए, टूरिज्म और बिजनेस मॉडल की वजह से दुबई में बाहर से काफी लोग आ गए थे। लगभग 35 लाख के करीब दुबई में लोग रहते हैं, जिसमें से एमिराटी परमानेंट सिटीजन सिर्फ 3 लाख ही हैं। अब भले ही दुबई में बाहर के लोग ज्यादा रहते हों, लेकिन दुबई किसी बाहर वाले को सिटीजनशिप नहीं देता है। दुबई के जो सिटीजन होते हैं वो सिर्फ अरबी ही होते हैं जो 1925 से पहले सेटल हुए हों या फिर जिनके माता पिता एमिराटी हों। एमिराटी मतलब यूएई का सिटीजन, और इनके रूल के हिसाब से सिर्फ ऐसा नहीं है कि एमिराटी से शादी कर ली तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। सिर्फ फीमेल्स को ही मिल सकती है, वो भी शादी के 7 साल और एक बच्चा होने के बाद। इन केस अगर बच्चा नहीं होता है तो 10 साल के बाद फीमेल को सिटीजनशिप मिलेगी और मेल के लिए शादी से सिटीजनशिप लेने का ऑप्शन नहीं मिलता है। हाँ, एक तरीका है जिसमें बाहर के लोगों को भी दुबई की सिटीजनशिप मिलती है। अगर कोई दुबई के बाहर का साइंटिस्ट, डॉक्टर या आर्टिस्ट है जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है और जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला हो, या फिर कोई बड़ा रेपुटेड इन्वेस्टर हो और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो उस केस में दुबई सिटीजनशिप देता है बाहर वाले लोगों को भी। लेकिन वोटिंग राइट्स उसके बाद भी नहीं मिलते उनको। दुबई की जो सिटीजनशिप है उसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, हाउसिंग अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जैसी चीजें मिलती हैं। ये एक तरह की मंथली इनकम होती है और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आपको 1,50,000 रुपए तक का मंथली टॉपअप भी दिया जाता है। अगर जमीन नहीं है आपको तो आप ट्राई कर सकते हो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके कि आपको जमीन चाहिए, तो जमीन भी मिल सकती है आपको फ्री में। काफी सारी सब्सिडीज और जॉब्स में प्रेफरेंस मिलती है जो सिटीजन होते हैं, एमिराटी होते हैं। एक एमिराटी सिटीजन पैदा होते ही बिना कुछ करे मिलेनियर बन जाता है। ये सारी फैसिलिटीज इसलिए भी दी जाती हैं ताकि दुबई के जो सिटीजन है वो खुश रहे, क्योंकि अगर वो सिटीजन खुश नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी की बातें उठने लगती हैं। 2011 में पूरे मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हुए, लेकिन दुबई में एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि दुबई के सिटीजन इस पर्टिकुलर सिस्टम को चेंज नहीं होने देना चाहते।
देखिए, दुबई एक ऑटोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट है जहां उसके सिटीजन तो बहुत खुश हैं, लेकिन हर किसी के लिए दुबई की जर्नी अच्छी नहीं रहती। जितने कम टाइम में दुबई बना है, उसको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा वर्कर्स लगे हैं, और ये सारे वर्कर्स दुबई के सिटीजन नहीं बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपीन से आते हैं। इनके वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं होते, पे कम होता है, और कई केसेस में एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो इनकी सिचुएशन का मिसयूज करते हैं। दुबई में और गल्फ के बाकी देशों में जब फॉरेन वर्कर्स काम करने आते हैं तो वो सीधे काम करने नहीं आ सकते, वो एक सिस्टम के थ्रू आते हैं जिसको कफाला सिस्टम बोला जाता है। इस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट दुबई के एम्प्लॉयर्स को परमिशन देती है कि वो बाहर से वर्कर्स ला सकें। इस परमिशन के बाद एम्प्लॉयर्स बाहर से आए वर्कर्स को टिकट के पैसे दे के बुलाते हैं और रहने के लिए जगह और सैलरी देते हैं। ये जो कफाला सिस्टम है, इसके थ्रू जो बाहर से वर्कर दुबई में काम करने आते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट और रहने वाला जो वीजा है वो दोनों लिंक्ड होता है। तो एक तरह से गवर्नमेंट की बजाय बाहर से जो वर्कर्स आते हैं, उनका जो लीगल स्टेटस होता है वो एक प्राइवेट आदमी के हाथ में होता है, बेसिकली इनके एम्प्लॉयर के हाथ में चला जाता है। और यही एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस सिस्टम की, क्योंकि जो एम्प्लॉयर बाहर से वर्कर्स को वीजा स्पॉन्सर करके बुलाता है, अगर उसके वर्कर को काम छोड़ना हो तो उसके लिए एम्प्लॉयर की मंजूरी चाहिए होती है। एक बाहर से आए हुए वर्कर के लिए बिना परमिशन के वर्क प्लेस छोड़ना एक क्राइम है, जिसके लिए उसको सजा भी हो सकती है। वेस्टर्न मीडिया में कफाला सिस्टम को मॉडर्न स्लेवरी बताया जाता है। इस सिस्टम में कुछ एम्प्लॉयर्स वर्कर्स के पासपोर्ट, वीजा और फोन रख लेते हैं। ये जो वर्कर्स हैं ये ओवर क्राउडेड डॉर्म्स में रहते हैं। कुछ केसेस में तो इनसे गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा लिए जाते हैं, क्योंकि वो वहां की लैंग्वेज नहीं समझते हैं। कई केसेस में तो जो उनके पासपोर्ट्स थे उनको दूसरे एम्प्लॉयर्स को बेच दिया गया था। 2014 में ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट आई जिसने यूएई में अब्यूज फेस करने वाली फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स की एग्जैक्ट सिचुएशन बताई। इसमें बताया गया कि फीमेल्स को उनके एम्प्लॉयर्स ने फिजिकली अब्यूज किया, उनको उनकी वेजेस नहीं देते हैं, फैमिली मेंबर से बात नहीं करने दिया गया था, उनको दिन में 20-20 घंटे भी काम कराया गया, सिर्फ 4 घंटे सोने दिया गया, और छुट्टी भी नहीं दी गई। साथ में ऐसा कोई भी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर नहीं था जहां पे वो इन सब चीजों की कंप्लेन कर सके। जब इन सारी चीजों का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ तो 2017 में यूएई नए वर्कर प्रोटेक्शन लॉ लेकर आया, जिससे काफी हद तक चीजें सुधरी हैं। लेकिन 2022 में जब द गार्जियन की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि दुबई एक्सपो जो चल रहा था उसमें आए हुए वर्कर्स के जो पासपोर्ट्स थे वो फिर से छीन लिए गए और लेबर लॉ फॉलो नहीं किए गए, तो फिर से क्वेश्चन उठने लगे। देखिए, यहाँ पे मेल सिटीजन के लिए तो रूल सही है, लेकिन फीमेल सिटीजन के लिए रूल अभी भी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। 2018 में दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल, इनकी बेटी प्रिंसेस लतीफा दुबई से भाग के ओमान के जरिए गोवा पहुंच गई और उनको इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ भी लिया। तो उन्होंने बताया कि वो अपने फादर से भाग के आई हैं और उनको पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, लेकिन इंडियन स्पेशल फोर्सेस ने उनको प्राइवेट जेट से दुबई वापस भेज दिया। बाद में 2021 में उन्होंने फिर से एक सीक्रेटली एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने ये रिकॉर्ड करके बताया कि उनके पिता ने उनको दुबई में बंधक बना रखा है और उनकी जान को खतरा है। इसी तरह जून 2019 में प्रिंस हाया बिन्त हुसैन, जो दुबई के रूलर की वाइफ हैं, वो अपने 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड भाग गई, उन्हें वहां पे शरण दी गई। इसी तरह प्रिंसेस लतीफा की जो सिस्टर थी, प्रिंसेस शमशा, उन्होंने भी जुलाई 2000 में वैकेशन मनाते हुए गायब हो गई और लंदन में रहने लगी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उनको किडनैप करके प्राइवेट जेट से दुबई ले आया गया और 2020 में यूके के कोर्ट ने बताया कि उनकी जो किडनैपिंग हुई थी वो उनके पिता नहीं करवाई थी। देखिए, दुबई दिखने में तो एक मॉडर्न सिटी बन गई है, लेकिन वहां पे अभी भी अथॉरिटेटिव और कंजर्वेटिव राज चल रहा है। दुबई ने कई सारे फ्रंट्स पे प्रोग्रेस करी है और कई सारे ऐसे फ्रंट्स हैं जो अभी भी पीछे हैं। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि स्केलर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज क्लिक एंड चेक इट आउट। थैंक यू।